नाज़रीन हजरत, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान दोस्त जावेद फिर से एक बार आपके सामने शख्स और शख्सियत प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे बीच कड़पे की एक ऐसी मशहूर शख्सियत हैं जिन्हें मुस्लिम मुआशरा अपने में एक फ़ख्र महसूस करता है कि ऐसे भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। ये जो मेडिकल फील्ड में है, इन्होंने एक अपना कारोबार नहीं लेकिन एक सर्विस की तरह इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। एमएम हॉस्पिटल की जानिब से कड़पा बहुत मशहूर हॉस्पिटल है एमएम हॉस्पिटल। तो आप सब समझ गए होंगे नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब महबूब पीर साहब की, जो पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, बहुत मशहूर बच्चों के डॉक्टर हैं। आइए हम आपसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, शख्स और शख्सियत प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। शुक्रिया। नाज़रीन हज़रात, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जैसे कि आप जानते हैं, और उनके साथ हमारे उनके दो फर्जंद भी हैं, उनके जनाब आसिफ साहब और जनाब आबिद साहब दोनों भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत फख्र की बात है कि एक ही फैमिली से 6 डॉक्टरों का होना, ये आपके लिए भी खुशखबरी होगी, लेकिन आपसे ज़्यादा सच में मानिए तो मुस्लिम मुआशरे के लिए ये बहुत फख्र की बात है कि एक ही खानदान से 6 डॉक्टर हुए हैं इधर पे। तो हमारा ये पहला सवाल ये है कि ये मेडिकल फील्ड में आना बोल के आपको इसका जो है ख्याल कैसे हुआ? मैंने एक खरिया न्यूलीवेड बोल के नाम है, इसी में मेरी स्कूल एजुकेशन चली। तो मैंने जब बचपन से देखा कि हमारे खरिया में कोई भी एक बीमार कुछ हुआ तो मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी। मैं जब हाई स्कूल में कड़पे में पढ़ा तो मेरे को ये मेरे जहन में आया कि क्यों ना हमें एक सर्विस करें तो अच्छा रहता, कैसा बोल के सोचे। तो मेडिकल फील्ड बहुत अच्छा दिखा मेरे को। उसी तरीके से मैं इसके सब स्पेशल से वो दिनों में 30-40 ईयर्स बैक मैं प्रिपेयर हुआ। अल्लाह के फजल से मैं कामयाब हुआ। मैं इसका मैं फ़ख्र भी करता हूँ। तो जैसा कि नाज़रीन हज़रात, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि न्यूजीलैंड हल्के से जो एक छोटा सा गांव है, उधर से उनकी पैदाइश हुई और इतना बड़े डॉक्टर बने। सही मानने में देखा जाए तो नौजवान जो हजरात हैं उनके लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है कि ऐसे और डॉक्टर हमारे मुआशरे में अगर आ जाएं तो सब में मानिए मुआशरा बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो चलिए दूसरा सवाल हम डॉक्टर साहब से करते हैं कि डॉक्टर साहब जो है पीडियाट्रिक्स है, यानी बच्चों के जो डिजीज है उनके ऊपर जो है काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको पीडियाट्रिक्स पे ही दिलचस्पी क्यों थी, किस लिए थी, और क्या इसके पीछे कुछ एक मकसद था कुछ? मैंने एक मेडिकल फील्ड को एक सर्विस के नाते समझा था। फिर भी जब MBBS कंप्लीट करके मैं जो अप्लाई किया तो मेरे को पीडियाट्रिक्स फर्स्ट टाइम आ गया। तो मैं समझा कि पीडियाट्रिक ऐसा फील्ड है कि जो छोटे बच्चे हैं किसको मुंह नहीं रहता है और माँ बाप भी जिसमें परेशान होते हैं उनके बीमारी पर, मैं समझा ये फील्ड बहुत अच्छा रहता है। इसको मैं लेके मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कार्मल मेडिकल कॉलेज से किया और 70 बरसात यानी 1977 से कड़पे में आके लगातार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो मैं प्रैक्टिस कर रहा शुरू करा कड़पे में 77 में, मेरी फीस आप हंसेंगे कि 3 रुपये थी लगातार। यही शायद 6-7 साल तक 3 रुपये थी। उसके बाद मैं 5 रुपये लिया, उसके बाद 10 रुपये, ऐसा बढ़ती आ गई। यानी मैं बोलने का मकसद है कि शुरुआत मेरी बहुत हम्बल थी, फिर भी खुदा के फजल से मैं एक अच्छे पोजीशन में आने को मेरे को अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। और मेरे बच्चे भी जैसा मैं चाहता था, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड को बहुत ज़्यादा से तरक्की से मैं लाइक करता था, पसंद करता था। इसी वजह से मैंने चाहा कि मेरे बच्चों को भी डॉक्टर बनाएं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह मेरी मांग ली, मेरे बच्चे भी डॉक्टर हुए, ना कि डॉक्टर भी हुए फिर भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है। इस बात को मैं फ़ख्र भी कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे मेरे तरीके से एक सर्विस ओरिएंटेशन ही
पैसे के लालच में भी पूरा नहीं, सर्विस ओरिएंटेशन, और ये भी अच्छी सर्विस कर रही हैं। आप लोग सभी जानते हैं कड़पे में, ऐसा ही मेरे को ये फील्ड में बहुत दिलचस्पी लगी। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरी बीवी डॉक्टर मुमताज़ बेगम ने गायनेकोलॉजी में भी बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं, आप सब उनके बारे में जान रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मेडिकल फील्ड ये कमाने का ज़रिया तो है, मगर जो डॉक्टर रहते हैं कमाने का ज़रिया भी नहीं समझे। कमाना तो ज़रूरी है, चलता नहीं कारोबार, उसके साथ सर्विस भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो आदमी, जो डॉक्टर सर्विस नहीं समझता ये मेडिकल फील्ड को, मैं समझता हूँ कि वो डॉक्टरी ना लिया तो अच्छा रहता। डॉक्टर पैसा कमाने के बहुत कुछ तरीके हैं, मगर मेडिकल फील्ड पैसा कमाने का एक ज़रिया ना बनाना, सर्विस का ज़रिया ना बनना, उसके साथ कमाई पैसा आता है, कुछ न कुछ आता है, ज़रूर आता है। अल्लाह चाहे तो बहुत कुछ भी आ सकता है। नाज़रीन हज़रात, जैसे हम सुन रहे थे कि डॉक्टर साहब जो है बोल रहे थे कि उनके जो फर्जन भी थे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने हैं, और पैसे के पीछे भागने के बजाय जो है सर्विस के ऊपर जो है ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे कौम में जो है ऐसे ही डॉक्टर आना चाहिए। तो चलिए एक जो क्रिटिकल पहलू से छूने से पहले सवालों को आम बात के ऊपर हम जो है उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। हम जनाब आबिद भाई से एक सवाल करते हैं कि आबिद सर, ये देखते हैं कि जनरली एक स्टेटमेंट होता है कि जो डॉक्टर के बच्चे जो होते हैं डॉक्टर ही होते हैं। ये तो इंजीनियर के बच्चे जो है मोस्टली इंजीनियर तो नहीं होते, लेकिन जब एक डॉक्टर एक फैमिली में हो जाता है तो उनके बच्चे जो है मोस्टली 90% जो है डॉक्टर ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये आप समझते हैं कि रियलिटी है या फिर मिथ है? अगर रियलिटी है तो आप समझते हैं क्यों ऐसा होता है? आपने सही कहा लेकिन डॉक्टर बनना उतना आसान भी नहीं है। डॉक्टर पेरेंट्स है तो लड़कों को सिर्फ उनके बच्चों को उतना बहुत मेहनत करना पड़ता ऐसा है। और फर्स्ट मैं जब 10th क्लास पास हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना बोल के सोच रहा था BPC लेना या MPC लेना बोल के तब मेरे बाबा मुझे एक ही पूछे, मैं वाले साहब मुझे एक ही पूछे, अगर तू BPC लेना चाह रहा तो डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर बना तो एक इट्स नॉट क्या बोलते अर्निंग के लिए नहीं, पैसों के लिए तो सोच रहा तो डॉक्टर मत बन। तो बहुत रास्ते हैं, उसमें से चुन ले। अगर तू सर्विस भी करना चाह रहा तभी डॉक्टर बन। और मैं बचपन से, अब तो आप देखते थे वालिद साहब को, वालिद को डॉक्टर यही फील्ड में देखा, बस वैसे उसमें इंटरेस्ट था तो सोचा नहीं डॉक्टर बनूंगा बोल के डॉक्टर ले लिया। तो जैसे कि नाज़रीन हज़रात सुन रहे थे कि अभी भाई बोल रहे थे कि हमारे जो उनके वालिद साहब थे बता रहे थे कि अगर पैसा कमाने के लिए मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल इनकार कर दिए थे कि अगर मेडिकल फील्ड में आना है तो सर्विस के जो लिहाजे से आना बोल के एक जो है सजेशन दिए थे। मैं समझता हूँ कि अगर हर जगह ऐसे ही डॉक्टर पैदा हो गए तो मुश्किल बहुत दूर हो जाएगी मुआशरे की। तो चलिए एक क्रिटिकल पहलू का जो एक सवाल था उस पर हम रोशनी डालते हैं। हम डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेडिकल फील्ड जो थी, पास्ट मेडिकल फील्ड और जो अभी की जो करंट मेडिकल फील्ड है, उसमें आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, और यह ऐसा डिफरेंस किस लिए आया आप समझते हैं? जैसा ही आप जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत रेवोल्यूशन यानी चेंजेस आ गए। इसकी वजह क्या है? बोलते हैं चेंजिंग डेज। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो मैं सालाना 600 रुपये फीस बनता था, और मेरे पोस्ट ग्रेजुएट में भी तकरीबन वही फीस थी। तो मेरे कंप्लीट एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9,00,000 रुपये ही मैं फीस बना। आज के दौरे में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर बनना होता आसान नहीं है। लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर इन द सोसाइटी। कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं। ये कंपटीशन में सीट लाने ना बोले तो उतना आसान नहीं है। और पब्लिक में डॉक्टर बनना बोल के एक डिज़ायर तो भी है। इसके लिए डोनेशन बनना है तो इलाकों में करोड़ों में जा रहा है।
अगरचे फीस भरना है तो भी वो लाखों में रहती है। मैं बोलने का ये चाहता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी कॉस्टली। सो जब एक डॉक्टर इतना लाख और कोर्स करके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनता है, नेचुरल उसके माइंड में कितना पैसा कमाने का और इससे दुगना या तिगुना और ज़्यादा पैसा कमाने का इरादा नेचुरल से आता है। तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन कॉस्टली होने की वजह से एक डॉक्टर्स जल्दी पैसे पैदा करना, ज़्यादा से पैदा करने का एक हवस उनके दिल में नेचुरल से आता है, ये एक वजह हो सकता है। दूसरा, मैंने पहले ही कहा था कि मेडिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ सर्विस ओरिएंटेशन। अगर सर्विस ओरिएंटेशन नहीं, बेहतर है कि मेडिकल प्रोफेशन ना लें। अगर इतना पैसा खर्चा करके सर्विस ओरिएंटेशन रहा तो कितनी जने कर सकते हैं, नंबर 1। सेकंड, क्या दुनिया में भी एक कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन हर एक फील्ड में आ गया। इस सोच से हर एक भी जल्द से पैसा कमा करना, जल्द से मैं हाई पोजीशन को जाना, जल्द से मैं लाइफ को स्टाइल बदलना, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स हमारे माइंड्स में, स्पेशली यंगस्टर्स के माइंड आ रहे हैं। वो ये हासिल करने के लिए कुछ रॉन्ग स्टेप्स लेना पड़ता है, और रॉन्ग स्टेप मेडिकल स्टेप में भी शुरू हो गए चलते हैं। तो ये हवस जो इंसान में पैदा होती है चेंजिंग डे से, ये भी एक वजह होती है। 3 माह में क्या बोलना हो तो ये पेशेंट भी जिस जगह शो होता है, जिस जगह एक्सप्लॉयटेशन रहता है, यही अट्रैक्ट होते हैं। एफिशिएंसी भी, अपीयरेंस, और जो क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स है, वो ये सभी ऑल प्ले ए लार्ज पार्ट। मैं समझता हूँ इस सबसे भी सो पीपल के थिंकिंग में, पब्लिक के थिंकिंग में, एज डॉक्टर्स के थिंकिंग में चेंज शुरू होके अब एक क्लाइमैक्स को आया, बल्कि मैं समझता हूँ यही तो 1 2 3 वजह हो सकते हैं कि सर्विस ओरिएंटेशन मेडिकल प्रोफेशन इज स्लोली कमिंग डाउन। नाज़रीन हजरात, अब चलिए सवाल हम करते हैं जनाब आसिफ साहब से, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी जो आंखियों के डॉक्टर हैं, उनसे सवाल करते हैं। आसिफ सर, ये अवेयरनेस जो है आंखों के बहरे में जो है, ख़ास करके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ग्लूकोमा के बारे में जो अवेयरनेस कम है, और जो आंखों की बीमारियां कॉमन क्या होती है, जनरली जो है नेगलेक्ट करते हैं कि आंखों में अगर साइड भी हो, कैटरैक्ट हो, तो बड़े लोग जो है नेगलेक्ट करते हैं। तो अवेयरनेस कैसा होना चाहिए, और डिसीज को जो है अर्ली स्टेजेस में जो है कैसा डिफेंड करना चाहिए, और एहतियाती कैसा बरतना चाहिए, ये थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता देंगे तो जहमत होगी। ये बहुत सारे डिसीजेस अगर हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें तो उसको प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। छोटे बच्चों में भी है। छोटे बच्चों में अगर रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम होता, पावर्स का प्रॉब्लम है, अगर हम अर्ली डायग्नोस करें तो उनको करेक्शन करें तो उनका लर्निंग प्रोसेस अच्छा रहता, और वो फ्यूचर में अगर अर्ली डायग्नोस नहीं करे तो बाद में डायग्नोस करके बाद में आना दिए तो फ़ायदा नहीं रहता। सो अर्ली डायग्नोस इज वेरी इंपॉर्टेंट छोटे बच्चों में भी, और बड़े बच्चों में भी। आफ्टर 40 years everyone should get आई चेकअप, आफ्टर ईयरली वंस चेकअप कराते हैं ना। डायबिटिक्स को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, because if you diagnose any problem early, we can prevent the progression, and the diabetic retinopathy है और glaucoma प्रॉब्लम है, उसको we can treat it also. We can treat it also. कैटरैक्ट भी
if you treat it early, if you should not delay it, delay करे तो थोड़ा problems आ सकते हैं. So better to get yearly checkup after 40 years. And school children में स्कूल में स्क्रीनिंग करना करे तो अच्छा रहता है. स्कूल में टीचर्स सब स्क्रीन करते रहे तो अच्छा रहता है चिल्ड्रन को. नाज़रीन हजरात, पहले तो WTV की जानिब से डॉक्टर साहब और उनकी टीम को, जो MM हॉस्पिटल की सभी टीम है, उनको हम WTV की जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि उन्हें हाल ही में जो है NTR जो आरोग्यश्री है प्रोग्राम है, उनका जो है सैंक्शन मिल गया है. अभी इधर पे ऑप्थेल्मोलॉजी और जो हड्डियां का जो है उनका जो इलाज कर सकते हैं. तो पहले तो WTV की जानिब से हम मुबारकबाद पेश करते हैं डॉक्टर साहब आपको. और दूसरी बात यह है कि एक इसमें जो आरोग्यश्री के बहरे में जो क्रिटिसिज्म बहुत सा आ रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, जो गवर्नमेंट तो खर्च कर रही है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो खर्च हो रहा पैसा सभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को जा रहा है. जैसे कि एक एनालिसिस रिपोर्ट में देखेंगे तो आउट ऑफ द इफ यू कंसिडर 100% एक अमाउंट अगर हम सोच लेंगे तो अराउंड 40% इज गोइंग टू अपोलो की तरफ ही जा रहा है. 40% अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स के लिए. तो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि एनालिस्ट जो इकोनॉमिस्ट है, आरोग्यश्री इज ए बेन बोल रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल फील्ड में जो भी है और जिनने आरोग्यश्री से फायदा हो रहा है वो कह रहे हैं कि दिस ए बूंड मेडिकल फील्ड एंड पेशेंट्स. तो इसके ऊपर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे तो. जावेद साहब, मैं अपने सवाल के बारे में ये कुछ कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये आरोग्यश्री यानी अब NTR वैद्य सेवा जो कहलाता है, इससे थोड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बेनिफिट हो रहे हैं. ये कॉमन मैन के लिए फ़ायदा या नुकसान मंद बोल के आप सवाल कर रहे हैं. मैं इसके बारे में ये बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इससे ज़्यादा फ़ायदा उड़ा रहे हैं बोल के बोले तो ये मिथ है, इसमें सच नहीं है बोल के मेरा ख्याल. क्योंकि ये NTR वैद्य सेवा में एक फैमिली के लिए 2.5 लाख रुपए एक साल के लिए खर्च किया जाता है. अगरचे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लेवल में ये ऐसा है तो और ज़्यादा होने था, मगर ये लिमिट कर रहा है. इसे मैं समझते एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है बोल के समझता हूँ. दूसरी बात रही, ये खरियाँ से ही छोटे बस्तियों से ही जो गरीब लोग हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जो सिटीज़ को नहीं जा रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तालुक हेडक्वार्टर्स ऐसी जगह भी है. ये आरोग्यश्री यानी NTR वैद्य सेवा के हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश हुए हैं. यहाँ सर्विस लेने से ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इधर मिल सकता है. इससे रियली कॉमन मैन के लिए बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो आदमी कुछ भी ना खर्च कर सकता है कि इधर एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है. उसके साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 1 रुपया भी एक पेशेंट आरोग्यश्री के स्कीम में इधर आता है, हॉस्पिटल चार्ज करने को नहीं, हम चार्ज करते भी नहीं. उसके बाद पेशेंट को खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है आरोग्यश्री के जो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट. इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कॉमन मैन के लिए एक बोन है, डेफिनेटली इससे फ़ायदा पहुँचता है. और इसमें और एक है एम्प्लॉइज़ हेल्थ स्कीम, EHS बोलते हैं इसको. ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा लिमिट कुछ नहीं है, जितना खर्चा हो सकता है फैमिली ट्रीटमेंट इतना भी दिया जाता है. इसको इतना बोल के लिमिट नहीं है. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, रिटायर्ड आदमी के लिए ये स्कीम भी बहुत अच्छी है. यहीं भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ ऐसे हॉस्पिटल में जो सेवाएं मेडिकल फील्ड मिल रही हैं वो स्टैंडर्ड ही हैं और इससे ज़रूर फ़ायदा पहुँचता है. चलिए नाज़रीन हज़रात, अब जो है सवालों का सिलसिला थोड़ा हम आबिद भाई की जानिब भी देखेंगे. तो आबिद भाई एक अच्छा सा कहिए इसको सवाल या फिर जनरल सवाल
कहिए जो आमतौर से लोगों में पाया जाता है कि टीचर जो है टीचर को ही शादी करते हैं और डॉक्टर जो है जनरल 90% जो है डॉक्टरों को शादी करते हैं, लेकिन ये खासकर देखा जाता है कि डॉक्टरों में ही 90% जो है डॉक्टर को ही शादी करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा सा बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। इसमें पहले एग्जाम्पल मैं अपने फैमिली का दे दूँगा। मेरे वालिद साहब है डॉक्टर है, मेरे वालिदैन डॉक्टर है, मेरी बीवी डॉक्टर है और मेरे भाभी भी डॉक्टर, भाई के भी उन्होंने भी डॉक्टर है। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर को शादी करते हैं। इसमें क्या है बोलते, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहता बोल के बोलते। अब एक डॉक्टर बनने के बाद उसके इतने टेंशन रहते हैं, पूरे हॉस्पिटल का टेंशन, पेशेंट का टेंशन पूरा। अब वो टेंशन समझने में और उसके शेयर करने में सिर्फ और एक डॉक्टर ही हेल्प कर सकते। एक नॉन डॉक्टर को हेल्प करना थोड़ा तकलीफ है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते बोलते, लेकिन थोड़ा तकलीफ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़्यादा लोग डॉक्टर्स को ही शादी करते हैं। अब मेरे बीवी जो है बच्चों के डॉक्टर है, डॉक्टर आशिया वो, और मेरे वालिदैन डॉक्टर मुमताज़ बेगम औरतों के डॉक्टर, मेरे भाभी औरतों के डॉक्टर है। अब हम लोग हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम है तो घर में जाकर सब मिलकर बैठ के डिस्कस करते हैं, ये पेशेंट को ऐसा है, ऐसा क्या करना, ऐसे क्या करना चाहिए, इससे बेहतर क्या कर सकते हैं बोल के। ये तभी कर सकते तब डॉक्टर के साथ बैठ के कर सकते हैं, सब मिल के रहते हैं। अगर एक नॉन डॉक्टर है तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि नॉन डॉक्टर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 100% डॉक्टर्स के नहीं करते। थोड़े लोग बोलते हैं घर को जाने के बाद थोड़ा चेंज रहना चाहिए, थोड़ा सुकून रहना चाहिए, हाउस वाइफ रहना चाहिए बोल, ऐसे भी है। लेकिन अक्सर डॉक्टर्स प्रेफर डॉक्टर्स। तो नाज़रीन हज़रात, हमें तो इस सवाल का बेहतरीन जवाब, जहाँ तक मैं अभी तक सुनता आ रहा हूँ, जवाब जो है बेहतरीन जवाब था इसका, लेजिटिमेट आंसर बोलते हैं ना, बिल्कुल मिल गया इससे। तो और एक थोड़ा क्रिटिकल सवाल करते हैं हम आबिद भाई से, जो है आजकल हिंदुस्तान की जो डेवलपमेंट कही जा रही है कि इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यहाँ पे जो यंगस्टर्स बहुत हैं और जो मेडिकल फील्ड बहुत तरक्की कर रही है। ये हमारे को प्राउडनेस फख्र की बात है कि हिंदुस्तान में जो है मेडिकल फील्ड, क्वालिटी मेडिकल फील्ड विथ लेस जो एक्सपेंडिचर है वो मिल रहा है। इसलिए जो मेडिकल टूरिज्म का एक नया नाम जो है हम सुनने को मिल रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत सारे ऑपरेशन जो है बिल्कुल कम खर्च में हो जा रहे हैं, और जो मिडिल ईस्ट के जो स्पेशली अरब्स जो हैं हिंदुस्तान को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो कंपैरेटिवली जो यूएसए और यूरोप के कंट्रीज कंपेयर करें तो सेम मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है कम इसमें होता है। और इसी रीज़न से ये है कि जो हम देखते आ रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उधर पे पीआरस को जो अरबिक लर्निंग, जो अरबिक बात करते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। तो मेडिकल टूरिज्म के फील्ड में आपका ख्याल कैसा है, और डेवलपमेंट के लिए आप कुछ सजेशन गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा और आपके सवाल में भी आपको जवाब मिल जाएगा। इंडिया में आजकल ये जो मेडिकल फील्ड बहुत डेवलप है, इट इज़ ऑन पार विथ वेस्टर्न कंट्रीज। पहले अगर कुछ बड़ा ऑपरेशन करना बोलते हैं चलो अमेरिका जाएंगे, चलो लंदन जाएंगे बोले, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बिल्कुल इंडिया में कर सकते, जो उधर कर रहे हैं इधर भी कर। एंड और एक क्या बोलते हो, विथ लेसर कॉस्ट। आपको अमेरिका में अगर 10 लाख पड़ रहा है, इंडिया में तो 1 लाख में हो जाता। तो यही एक वजह है जो मेडिकल टूरिज्म इंडिया में डेवलप हो रहा है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, और इसमें चेन्नई बहुत फेमस है मेडिकल टूरिज्म के लिए। आजकल हैदराबाद भी बहुत डेवलप हो रहा। इसमें क्या है वो तो व्हेन दे कम दे एक्सपेक्ट एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं, दे पेशेंट के एक्सपेक्टेशन विथ लेसर कॉस्ट, उसलिए तो आते हैं उधर इतने दूर से। तो वी मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड देम विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ऐसा नहीं कि हम लोग कम खर्चा उनके पास कम ले रहे बोल के कम करें तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो वी हैव टू प्रोवाइड देम वेरी गुड इंटरनेशनल केयर विद लेसर एक्सपेंडिचर। ऐसा है आजकल तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चल रहा है, लेकिन आई थिंक इन फ्यूचर डेफिनेटली तो अच्छे बड़े बड़े सिटीज़ में भी आ जाएगा, जैसा विजयवाड़ा, तिरुपति जैसे डेवलप होते जाता। अभी सोचा कड़पा ही एक 5 साल पहले तक कुछ भी न था, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये भी नहीं था। आजकल देखिए इधर भी देखो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सारे। ये सिर्फ दिस शोज हाउ मेडिकल फील्ड इज डेवलपिंग। एक छोटे कड़पा के शहर में इतना डेवलप हो रहा था, बाहर कितना डेवलप होता रहता। तो आई थिंक डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल टूरिज्म। और कुछ गवर्नमेंट को आप इस बारे में कुछ सजेशंस देना चाहते हैं कि अगर डेवलपमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट भी इसको डेवलप कर सकती है, दे कैन
encourage actually not only tourism के द्वारा they can go that जाके उनको मिल सकते हो, कंट्रीज में जाके एम्बेसीज में जाके मिल सकते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटीज है, यू कैन यूज दिस फैसिलिटीज बोल के दैट उन लोगों को बता सकते हैं। एंड आई थिंक गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप में तो और अच्छा रहेगा, नॉट ओनली गवर्नमेंट, दोनों रहते दे कैन डू इट। डॉक्टर साहब, हम एक ऐसा सवाल करना चाह रहे हैं कि देखते हैं कि हर फील्ड में जो है रिटायरमेंट होती है, लेकिन तो डॉक्टर का भी जो कहते हैं कि एक्सपीरियंस से डॉक्टर का जो अहमियत बढ़ती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एक्सपीरियंस जो होता है, इसके बीच में क्या रिलेशन है और कौन सा इम्पोर्टेंट समझते हैं? आपके सवाल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि विथआउट एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैनॉट बी ए मेडिकल डॉक्टर। So I think qualification and education is most important. That is a basic thing. But क्या है बोले तो जो मेडिकल एजुकेशन जो पाया गया है, इसको जो इस्तेमाल करने में लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से एक्सपीरियंस आता है, डेफिनेटली दिस एक्सपीरियंस गोइंग टू हेल्प। मैं इसको दोनों को अलग नहीं करना चाहता। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एजुकेशन रहा तो आपको नॉलेज रहता है, एजुकेशन रहा तो आपको लीगली यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस। विदाउट मेडिकल क्वालिफिकेशन यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। सपोज आई एम ए डॉक्टर विथ MBBS एंड पीडियाट्रिशियन आई एम, मैं जाके हार्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता। अगर करा तो भी मेरे एक्सपीरियंस से बोल करे तो लीगल से आप कोर्ट में मेरे को सूट कर सकते हैं। आर यू क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस हार्ट सर्जरी? मेरे को एक्सपीरियंस रहा पर भी मैं करने को नहीं, कहीं तो आई एम नॉट क्वालिफाइड इन दैट फील्ड। दैट वे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दे गो टुगेदर, ये दो भी साथ में साथ जाते हैं। फिर भी आप ये बहुत कॉमन थिंकिंग है कि क्वालिफिकेशन तो हर एक को ज़रूरत है, फिर भी एक्सपीरियंस कैसे बोले तो हमें, मैं जो हूँ 30 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I must have come across so many children with so many health problems, छोटे या बड़े। हमारे से जो लिमिटेड रिसोर्सेस और इन्वेस्टिगेशंस और इकोनॉमी हमको है, ये सिचुएशन में ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना, ये प्रॉब्लम कैसा टैकल करना बोल के ये मेडिकल एजुकेशन नहीं सिखाता, हमारा एक्सपीरियंस ही सिखाता है। सो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिस शुरू करा तो इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी आज ही वो बिल्कुल नहीं थे, एटलीस्ट 10% भी नहीं थे, मगर डिसीज़ तो सेम रहे, जब भी हैं अभी हैं और ज़्यादा ही समझो। इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ कम थी, पेइंग कैपेसिटी कम थी और डॉक्टर भी कम थे। उसके बावजूद हमें डिसीज़, कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ ट्रीट करना ही पड़ता था मजबूरन। करें भी हमें सक्सेस हुई भी टू सम एक्सटेंट और मच एक्सटेंट आल्सो। आज जो इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ है, पब्लिक के पास पैसा भी बहुत है, फ्लो ऑफ मनी इज देयर। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो ट्रीटमेंट 20-30 ईयर्स जो हमें जोर दे रहे थे, अब भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। कॉमन डिसीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, कॉमन डिसीज़ के लिए। सपोज एक बीमारी ऐसी थी कि बच्चों को कॉमन से मेनिंजाइटिस बोल के बीमारी थी, यानी भेजे में पीप भरता। ये कैसा आता है क्या बोलते, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, उसको छोड़ दें। तो हमने क्या करते थे, सिंपल सी पीठ में एक इंजेक्शन डाल के थोड़ा पानी निकाल के टेस्ट करके 1 और 2 आवर्स में ये मेनिंजाइटिस पे डायग्नोस करके हमें ट्रीट करते थे। कई बच्चों की ये डिसीज से मैं ट्रीट करा। मैं फ़ख्र से कर सकता हूँ कि मेरे हाथ में एक बच्चे का भी दम नहीं गया, जान नहीं गया। उस टाइम मेडिसिन्स
भी इतने पावरफुल मेडिसिन नहीं थे, इन्वेस्टिगेशन नहीं थे. So what I would like to tell is, with all our experience, we could judge what is better and we could do. Same thing we are now doing also. अब इन्वेस्टिगेशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कास्ट ऑफ ट्रीटमेंट से बढ़ रहा है. सो दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू a lot in our field. डॉक्टर साहब, आपसे हम एक इंफॉर्मेटिव सवाल करना चाहते हैं कि हमारे बहुत से नाज़रीन हज़रात ऐसे हैं कि जो है पेशेंट के जो बीमार हजरात हैं उनका हुकूक नहीं जानते, उनके राइट्स नहीं जानते. बहुत से मूवीज़ में, फिल्म्स में देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है कोई पेशेंट का तो पहले फॉर्म लिखाने के लिए बोलते हैं. तो ऐसे छोटे इसी दरमियान छोटा मोटा जो अवेयरनेस है जो है सोसाइटी में आके है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं पेशेंट के, वो क्या है मेडिकल फील्ड के? आप थोड़ा रोशनी डालें. यानी अगर लीगल ऑल लॉ के जरिए सोचें तो डॉक्टर के राइट से भी पेशेंट्स के राइट ज़्यादा हैं. पेशेंट्स का राइट बहुत अहम है. जैसा कि एक पेशेंट, एक मरीज एक डॉक्टर पास आता है तो ये डॉक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको एग्जामिन करने के लिए उसका परमिशन चाहिए डॉक्टर को. तो ये तो बात जाहिर है कि पेशेंट डॉक्टर पास आया तो वो डॉक्टर के पास एग्ज़ाम करने के लिए आता है, इसलिए हमें सेपरेट से परमिशन आउट पेशेंट्स को नहीं लेते. फिर भी लीगल से यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द डॉक्टर. और दूसरी बात रही, डॉक्टर हैज़ टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ द पेशेंट. डॉक्टर के जो बीमारी के सीक्रेसी है वो डॉक्टर या पेशेंट के दरमियान में रहना चाहिए, ये पब्लिक करना नहीं चाहिए अनलेस इट इज़ essential in the interest of the nation or with the permission of the patient. The secrecy that to be maintained between doctor and patient should not be disclosed at any cost. This is the fundamental right of the patient. Our third thing is, patient अगर डॉक्टर के पास है तो simply because for the reason of money he cannot be refused. पैसा नहीं बोल के रिफ्यूज करने को नहीं. सपोज इफ ही कम्स इन क्रिटिकल पोजिशन, वेदर दी वो डॉक्टर उसको मरीज को ट्रीट कर सकता नहीं, ये बीमार उसके हवस में है नहीं, वो सवाल अलग. इमीडिएटली वो डॉक्टर उस मरीज के जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए. ही हैज़ टू स्टार्ट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, try to save the life of the patient, stabilize the patient, and then decide whether to treat himself or refer to a higher center. So what I would like to mean is, when a patient comes in a critical position to the doctor, a doctor cannot refuse the patient treatment. He has to treat him immediately and stabilize him, and then only he will refer. Or the doctor, whatever money doctor takes, the patient has the right to ask for receipt. The doctor cannot exploit the patient. He has to give receipts for all the rates. And another thing is, एक पेशेंट का भी ट्रीटमेंट के पास डॉक्टर के पास आया तो he has to maintain all the details of the patients on record.
ही हैज़ टू मेंटेन, इट इज़ ऑब्लिगेशन, इसके डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसका एक फाइल बनाए, उसको बरकरार रखें। इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द पेशेंट, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के लिए पास कभी न कभी पूछे तो डॉक्टर हमारे पास नहीं बोल के बोलने को नहीं, हैज़ टू प्रिजर्व दैट फॉर सर्टेन टाइम एंड प्रोड्यूस इट लाइक दैट। डॉक्टर के हुकूक बहुत ही, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, कभी ना आप कभी एक बार इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन हज़रात, हमारे बीच शेख फरीद भाई साहब हैं जो कि एमएम हॉस्पिटल के में चलाने में इनका बड़ा हाथ है, और ये इधर के मैनेजर भी हैं, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इनके ज़ेर निगरानी ही चलता है। तो चलिए आज इनसे सवाल करते हैं कि फरीद साहब, इतनी बड़ी हॉस्पिटल, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाने में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको फेस करने में आप कैसे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये हॉस्पिटल तो ही बहुत इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, कैसा कि यह हॉस्पिटल में है सो फैसिलिटीज़ कड़पे में सब हॉस्पिटलों से भी बेहतरीन है। बेहतरीन डॉक्टर्स भी यह हॉस्पिटल में है सो डॉक्टर्स घर में ओन डॉक्टर्स है, इन हाउस में है, सब भी टीम अच्छी है इधर डॉक्टरों की, कैसा कि डॉक्टर महबूब पीर साहब और उनके औरत मुमताज़ बेगम पहले से 30 ईयर से इधर कड़पे में मौजूद ही। उनके बच्चों भी आबिद और आसिफ और इन सब भी अच्छी टीम इधर है। ये टीम है तो हॉस्पिटल को सब फैसिलिटीज अच्छा भी करने के वास्ते सामने आ रहे हैं। इसमें क्या है कि तो ये डॉक्टर्स को ओपी में बिजी रहते और ऑपरेशन थिएटर्स में बिजी रहते। इसका ये पेशेंटों को उनके ज़रूरतों के लिए उनको क्या क्या सर्विस होना चाहिए तो भी इधर एक मैनेजमेंट के तरफ से हमें देना चाहती, इसलिए उनका के प्रॉब्लम सॉल्व करने डॉक्टर से नहीं हो सकता, उनके बिजी में होती मेडिकल फील्ड में, मैं इधर हो के इधर कर लेता हूँ। लेकिन इधर है सो टीम, हम हॉस्पिटल में क्या है तो स्टाफ सफिशिएंट अच्छी स्टाफ है, एक्सपीरियंस स्टाफ होने से मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम ना है। अभी क्या कहते तो ये हॉस्पिटल ये कड़पा शहर में क्लीनिंग में डॉक्टर साहब तो भी सैनिटेशन में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। ये सैनिटेशन देखने हो अभी इस ऐसे नहीं कि अभी दूसरे रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस था, इसका भी देखना होता। इधर रीएम्बर्समेंट है या हॉस्पिटल में मेडिकल एम्प्लॉयज रीएम्बर्समेंट, इसके बिल्स हो क्या भी हो ये देने के लिए पब्लिक आते होते, इनसे बात करने के लिए, उनके सर्विस करने के लिए मेंटेनेंस तो भी आसानी है, कुछ भी प्रॉब्लम ना है, सब स्टाफ सफिशिएंट है, कुछ तो भी ये नहीं। ऐसा तरह आरोग्यश्री यह हॉस्पिटल में क्योंकि ये डॉक्टर महबूब पीर साहब ने एक 30-35 ईयर्स इधर सर्विस करते ही, लेकिन ये हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों को कुछ भी कम ना है। ऐसी सर्विस ये पुअर पीपुल्स के लिए भी होना चाहिए। तो एक गवर्नमेंट को उनसे NTR वैद्य सेवा से करने के वास्ते ये कॉर्पोरेट तरह के लिए करने के वास्ते डॉक्टर साहब ऐसे करे तो अच्छा था, पुअर पीपुल्स को हेल्प करे तो अच्छा था। अगर को लिए ये भी मेंटेनेंस में सब सफिशिएंट स्टाफ रखने को सामने के जाते। और नाज़रीन हज़रात, डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब देखते हैं कि मेडिकल फील्ड जो है एक एक्सपेंसिव फील्ड मानी जाती है। जहाँ तक इससे पहले जैसे सवाल हुआ था कि मेडिकल टूरिज्म में फॉरेन मेडिसिन से कंपेयर कर लिए तो इंडियन की मेडिकल एक्सपेंसेस जो कम ही है, लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को है अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो आपका क्या सजेशन होगा कि अब अगर गवर्नमेंट के क्या करने पर जो है एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन एक्सपेंसेस कम करने का ये मतलब नहीं है कि इनके स्टैंडर्ड में कम हो, तो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए एक्सपेंसेस को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? वाकई आप सही कह रहे हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया है।
जो फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करें तो ज़्यादा कमी है, वो बात और ये मेडिकल एक्सपेंसेस ख़ासकर गरीब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसको कम करना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि कॉमन मैन शुड नॉट सफ़र। इसके सबकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट, पब्लिक और मेडिकल पर्सनल एज इन डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी भी जिम्मेदारी है इसमें। फर्स्ट मैं समझता हूँ कि पब्लिक की जिम्मेदारी क्या है। पब्लिक जो डॉक्टर के पास जाता है तो फर्स्ट डॉक्टर पर उसको ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा रहना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर भरोसा रहे तो डॉक्टर कम खर्चे में ट्रीटमेंट देने को कोशिश करने की चांस है। अगरचे आपको भरोसा नहीं तो कॉम्प्लिकेशन कई को करना भी, हमें कई को कॉम्प्लिकेशंस ला लेना, तो बोल के कुछ वक्त ज़रूरत हो ना यार हो इन्वेस्टिगेशंस करना मजबूर भी होता डॉक्टर। एक आदमी कॉम्प्लिकेटेड दिखा, तो इसलिए पूरे भरोसे से जाना और डॉक्टर से पूरा उसकी बात को मानना भी कि पेशेंट की जिम्मेदारी हुई होना चाहिए इसके बारे में। और पेशेंट ये अपने आप अपनी जो खर्च करने की ये कैपेसिटी है वो सोच के उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नंबर 1। और मेरे पास पैसा कम है तो भी अरे मैं कहीं को भाई जाके वो बड़ी हॉस्पिटल जाएंगे, छोटा डॉक्टर तो बोल के एक यूफोरिया रख लेके गए तो नेचुरली पेशेंट का जॉब खाली होता है। ऐसा है, पेशेंट्स थोड़ा अपने ख्याल और पैसे का, अपने कैपेसिटी का वो भी ख्याल करना चाहिए। और डॉक्टर की जिम्मेदारी के बारे में, डॉक्टर भी है, ये मेडिकल प्रोफेशन है, बहुत जिम्मेदारी से भरा हुआ प्रोफेशन है। जिम्मेदारी पेशेंट के जरिए, पेशेंट के लिहाज, गवर्नमेंट की, सोसाइटी, अपने आप के, he should be responsible for all these things। एक डॉक्टर बना तो मैं पहले ही कहा था कि unless you are service oriented, don't take up this profession। Once you take up the profession, you have to have service orientation। पैसा तो ज़रूर आता है, जितना आना चाहे जाना आना है ज़रूर आता है। आप पैसे के पीछे मत पड़ो, सर्विस से जाओ, पैसा खुद ब खुद आपके साथ दौड़ता है। ये मैं एडवाइस देना हूँ डॉक्टर को। और दूसरा क्या बोलता है कि इंसानियत, हमें पेशेंट को डील करते होते यू हैव टू हैव ऑल द ह्यूमैनिटी। हमें उसको एक्सप्लॉइट करने से हमको तो फ़ायदा हो सकता है चला, और पेशेंट कितना सफ़र होता है, पेशेंट कैपेसिटी क्या है, इसके बढ़ते नज़र में रखते हुए भी डॉक्टर ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। जिस जगह इन्वेस्टिगेशन सख्त ज़रूरत है वहीं करे तो उसको बहुत तक एक हद तक एक डॉक्टर के ये पेशेंट के थोड़ा तकलीफ हमें दूर करने से हो सकते हैं। और थोड़ा ह्यूमैनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। और गवर्नमेंट की तरफ से एक दो मैं सजेशन देता हूँ। नाउएडेज ट्रीटमेंट कास्ट होने के लिए मेन क्या है तो मेडिकल इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने मेडिकल इक्विपमेंट पर जो एक्साइज ड्यूटी है, ये टैक्सेस है, ये निकाल दें या कम करें, तब कम खर्च में हमको एक मेडिकल इक्विपमेंट परचेस करने की पॉसिबिलिटी आती है। इसलिए हमें बेटर ट्रीटमेंट
फॉर लेस कास्ट देने के लिए पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड, जो हमें हॉस्पिटल मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे एक्सपीरियंस से इलेक्ट्रिसिटी का शेयर एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा है। क्यों ना गवर्नमेंट सब्सिडी से रेट पे जो हॉस्पिटल सर्विस करते हैं उनको एक क्या बोलते हैं प्रोफार्मा बना के एक स्टैंडर्ड से के जो सर्विस करते हैं उनको थोड़ा दो नॉट फॉर ऑल हॉस्पिटल जो सर्विस करते हैं उसके लिए सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी रेट्स रखे तो मैं समझता हूँ ये बहुत फ़ायदा होता है पेशेंट के लिए भी। उसके लिए थोड़े कंडीशंस रख सकते हैं। और तो ये स्कीम्स है, NTR वैद्य सेवा है, EHS है, ये तो डेफिनेट सी बेनिफिट्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्या बोलता हूँ तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये खर्च करने से प्रिवेंशन के लिए भी गवर्नमेंट एक ध्यान देने की ज़रूरत है। जब मैं प्रैक्टिस 30-35 इयर्स बाद शुरू करा तो एक हफ्ते में तकरीबन 3 या 4 पोलियो केसेस आते थे मेरे को। ये बहुत पेनफुल थिंग बोलने के लिए भी, ख़तरनाक डिसीज़ है। गवर्नमेंट हमको इमेज के ये इस बात की बेहद खुशी है कि आफ्टर रेगुलर वैक्सीनेशन हमारे इंडिया से पोलियो हमें एराडिएट कर सकें। दिस इज़ द अचीवमेंट। इसे हमें बरते नज़र रखते हुए हमें दूसरे बीमारियों के बारे में भी हमें इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करना चाहिए बोल मैं समझता हूँ। आज भी देर आर मेनी कम्युनिकेबल डिसीजेस विच विथ आवर चिल्ड्रन एंड स्पेशली ओल्डर्स जिसमें इम्यूनिटी कम रहता है वो सफ़र होते हैं। इनको सब भी एक प्रिवेंशन दे के थोड़ा खर्च हुआ तो प्रिवेंशन दे के एक प्रिवेंट कर सके तो एक मेडिकल लोड गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक पर कम होता है। इट इज़ गोइंग टू बी a long term benefit to the community and to the nation. सो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए ध्यान देना चाहिए। थोड़े अब तो पोलियो ड्रॉप्स, DPT, मीजल्स वगैरह सो दे रही हैं, बहुत खुशी की बात है। वो बीमारियाँ कम हुई मैं मान लेता हूँ। और थोड़े वैक्सीन ऐसे हैं कि बहुत कास्टली हैं। गवर्नमेंट देना बोले तो उसको थोड़े एट ए टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होती है। दी मनी आई मीन बजट, पब्लिक मनी मैटर्स वाट एवर इट इज़। मैं फिर भी मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि पब्लिक हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। Public 3 things are important in life: character, health and wealth. बोलते हैं कहावत है, if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. इसलिए ये हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का एक हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। खर्चा इतना भी ना हो, समझता हूँ कि एक अच्छा वैक्सीनेशन दें और उसके साथ सैनिटेशन, वाटर, प्रोटेक्टिव वाटर, ये सब भी प्रोवाइड करके थोड़ा हेल्थ प्रमोट करने की ज़रूरत है बल्कि मैं समझता हूँ। तो नाज़रीन हज़रात, आज का प्रोग्राम शख्स और शख्सियत बस इतना ही। हम डॉक्टर साहब से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं WT की जानिब से, और दुआ करते हैं कि MM हॉस्पिटल दिन ब दिन तरक्की करे और आप ऐसे ही सर्विस करते रहें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं भी WTV के मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको ये बात बोलने की, आपसे हमारी थिंकिंग शेयर करने की एक अपॉर्चुनिटी, बहुत आपसे मैं शुक्रमंद हूँ। और मैं पब्लिक से भी ये विनती कर रहा हूँ कि जो पूर गरीब हैं सोसाइटी में, अगरचे उनको मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत पड़ी तो इधर आएँ, और चाहे तो थोड़ा कंसेशन लेके हमारे पास से ट्रीटमेंट लेके। नाज़रीन हज़रात,
शख्स और शख्सियत के और एक नए प्रोग्राम में और एक नई शख्स और शख्सियत के साथ आपका हम मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।